Hi guys, good morning. Welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint. A precise, exam oriented and easy to understand रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं पीआईबी, एआईआर और न्यूज़पेपर, जिसमें हम टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, अल जजीरा और मिंट जैसे न्यूज़पेपर से न्यूज़ को कवर करते हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने यूपीएससी का एक ट्रेंड देखा होगा करंट अफेयर्स पूछने का, जिसमें उसके फेवरेट सोर्स रहते हैं पीआईबी और एआईआर। तो यहाँ पे वो कवर कराए जाते हैं, इसीलिए सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, डेली कंसिस्टेंटली इन सेशन के साथ बने रहना है। चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब करना है और उन सभी लोगों के साथ जो अपनी नॉलेज में इन्हांसमेंट चाहते हैं या इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस सेशन को शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का, यानी कि हमारा 27 अगस्त 2026 का सेशन। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम कल की यानी कि 26 अगस्त की न्यूज़ को एक बार रिवाइज करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल की पहली न्यूज़ थी आपकी, चीन ने चैंग ई 7 लूनार मिशन की लॉन्चिंग टाल दी। यानी कि चाइना चांद के सदर्न पोल पे जाने वाला था, ठीक है, और वहां पे जाने के लिए उसने एक चैंग ई 7 मिशन स्टार्ट करने जा रहा था और उसको अभी टाल दिया है। दूसरी न्यूज़ है आपकी, अमेठी में भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी राइफल का सफल परीक्षण हुआ है, जिसका नाम है AK-203, जिसको साधारण भाषा में क्या बोला जाएगा, शेर बोला जाएगा, ठीक है। तीसरी न्यूज़ थी आपकी, प्रीसीजन एग्रीकल्चर के लिए भारत का पहला सोइल टेक्सचर मैप तैयार किया गया है। सोइल टेक्सचर मैप क्या फायदा देगा कि इंडिया की जो अलग अलग लैंड है वहाँ पे किस प्रकार की सोइल पाई जाती है, उसका टेक्सचर क्या होता है। जब सोइल टेक्सचर के बारे में पता लग जाएगा तो इससे पता लगेगा कि वहाँ पे किस प्रकार की हमें खेती करनी चाहिए। खेती ऐसी होनी चाहिए कि जो फायदेमंद हो। तो ये क्या बताएगी, ये वहाँ की सोइल बताएगी, क्योंकि जो की कंपोनेंट होता है किसी भी खेती का वो वहाँ की सोइल होती है। उससे पता लगता है कि वहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी कितनी है, ठीक है। वहाँ पे इरिगेशन की कितनी आवश्यकता है, कौन सा मतलब पेस्टिसाइड पड़ेगा जिससे उस सोइल में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद क्या होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर होगा, यानी कि एक सटीक एग्रीकल्चर होगा, जिससे किसानों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और इंडिया की इकोनॉमी के लिए फायदा करेगी। फ्लाइंग वेज डिफेंस ने एआई पायलटेड फाइटर डिमोन्स्ट्रेटर FWD सुप्रीम लाइट पेश किया। देखो पहले क्या होते थे, मैन मेड पायलटेड होते थे, यानी कि मैन या वुमेन पायलट होते थे। अब क्या होगा, जो पायलट होंगे वो कौन होंगे, एआई बेस्ड होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फाइटर जेट्स को उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा करने के लिए पहले क्या किया है, एक डिमोन्स्ट्रेटर तैयार किया गया है जो कि लाइट साइज का है, 250 किलो का है। उसी का नाम फ्लाइंग वेज डिफेंस ने स्टार्ट किया है। गॉट इट। तो ये हमने न्यूज़ देखी थी। पांचवी न्यूज़ थी कि प्याज की सप्लाई को पूरा करने के लिए और प्राइस कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रेन चलाई है नासिक से, क्योंकि नासिक के एरिया में ही सबसे ज्यादा प्याज और अच्छी क्वालिटी का प्याज होता है। उस ट्रेन का नाम क्या रखा है, कांदा एक्सप्रेस। सिक्स न्यूज थी आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के तहत इंडस्ट्री की परिभाषा को लेकर अहम फैसला सुना है। यानी कि आप बात करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में दो व्यक्ति होते हैं, पहला होगा आपका एम्प्लॉय और दूसरा होगा आपका एम्प्लॉयर, यानी कि जो नौकरी देता है और ये दूसरा जो नौकरी करता है। अब इन दोनों के बीच में कई रिलेशन होते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय का शोषण कर लेता है। तो उसको शोषण से बचाने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के तहत क्या होते हैं, कई सारे नियम होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये नियम तो लागू हो जाएंगे अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है या उसके जो भी अधिकार होते हैं उसको मिल जाएंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब वो इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री बहुत सारी हो सकती है। आप कोई भी, आप है ना, घर पे काम कर लीजिए जिसमें एक व्यक्ति एम्प्लॉयर हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति को क्या करा जाएगा, नौकरी दे दी जाएगी, यानी कि एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन में फुलफिल होगा, जो आएगा, उसी को इन सारे नियमों के तहत संरक्षण दिया जाएगा। सातवीं न्यूज थी आपकी, नासा ने पुराने स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को बचाने की रेस्क्यू मिशन रद्द कर दिया है, ठीक है। नासा ने एक मिशन रद्द कर दिया है। लो अर्थ ऑर्बिट से नीचे आ गया था स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप, वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। उसको बचाने के लिए नासा ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी अब काम नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको रद्द कर दिया है। आठवीं न्यूज थी आपकी, उत्तर प्रदेश में महिला सरकारी कर्मचारियों को 2 बार 180 डेज की मैटरनिटी लीव की मंजूरी दी है। यानी कि देखो पहले क्या होता था, दो बच्चों के बीच में या दो मैटरनिटी लीव के लिए 2 साल का गैप होना जरूरी था। जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज रहती है, महिलाएं, उनके लिए, है ना।
प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी उनको 180 डेज की छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन उसके लिए 2 साल का गैप होना जरूरी था। लेकिन अब क्या है कि अब ये मिल तो जाएगी छुट्टी और इसके लिए 2 साल के गैप की जरूरत भी नहीं है, चाहे आप 1 साल के अंदर वापस से छुट्टियां ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये नया प्रावधान लेके आया है। कल के एमसीक्यू का आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन आइलैंड, जिसका ऑप्शन था बी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या था कि जो ईरान का ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव ट्रीज है, उन पे खतरा आ रहा है, यानी कि पर्यावरण के रूप में वो खत्म होते जा रहे हैं। तो उसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन आइलैंड। आज की हमारी पहली न्यूज देखते हैं अपन। राजनाथ सिंह क्लियर डीआरडीओ मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डीआरडीओ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अपन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, अब इसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनको आगे ट्रांसफर करने के लिए राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। मिसाइल की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। ये होती है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल। इन चारों प्रकार की मिसाइलों की जो टेक्नो बनाने की टेक्नोलॉजी है वो आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी। डीआरडीओ की बात करें तो ये 1958 से ही ऑपरेटेड है। ठीक है, राजनाथ सिंह ने अप्रूव कर दी है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इन चारों प्रकार की मिसाइल को किसको देंगे, ये प्राइवेट फर्म्स को देंगे, जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज है उनको देंगे, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये किस प्रकार की मिसाइल्स के लिए दिया जाएगा, ऑल कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। अब कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम क्या होते हैं, ऐसी मिसाइल्स जिन पे न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा हो। क्या, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा हो, उन्हीं मिसाइल को क्या बोलेंगे अपन, कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और इसकी टेक्नोलॉजी आगे कहाँ जाएगी, जो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री है उनके पास जाएगी, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो डीआरडीओ है ये सबसे ज्यादा क्या काम करता है, डिफेंस के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। ठीक है, अब ये रिसर्च करेगा और डेवलपमेंट करेगा तो इसके बाद प्रोडक्शन का टाइम कहाँ रहेगा, और प्रोडक्शन इंडिया को बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि अब टू फ्रंट वॉर की खतरा बढ़ रहा है इंडिया को, क्योंकि बांग्लादेश भी हॉस्टाइल होता जा रहा है, पाकिस्तान तो हॉस्टाइल है ही, चाइना अपना अलग से गेम चलाता रहता है, यूएसए एंटी रहता है। तो इंडिया को जियो पॉलिटिक्स के रूप में भी या फिर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता है। तो अब क्या करा है कि ये जो प्राइवेट इंडिया की डिफेंस कंपनीज है उनको जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में तो कौन काम करेगा, डीआरडीओ काम करेगा, और उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने के लिए कौन काम करेगा, इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काम करेगी। गॉट इट। ठीक है, अब ये कंपनीज कौन कौन सी होगी, इन कंपनीज के लिए सरकार ने एक नए नियम कायदे निकाले होंगे कि आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन फुलफिल करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन बनाने पड़ेंगे, रेगुलर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसका लाइसेंस मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। ठीक है, जो हेल्प करेगा शिफ्ट मिसाइल फ्रॉम डेवलपमेंट टू इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा इसका। द मूव विल एक्सपेंड द रोल ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। देखो ये जो मूव चला गए हैं उससे डोमेस्टिक कंपनीज का रोल भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और न्यू अपॉर्चुनिटीज किसको मिलेगी, चाहे हम बात करें एमएसएमई को या फिर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को, उनको मिसाइल के पूरे सप्लाई चेन में कई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे हम बात करें कि जैसे मिसाइल बनना स्टार्ट हुई है तो उसमें कई ज्यादा कंपोनेंट्स लगेंगे, उसमें बिजली की आवश्यकता होगी, इक्विपमेंट्स आएंगे, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। ठीक है, और उसके बाद उसको जहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा वहां तक जो जितना भी सारा काम होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये इंडस्ट्री एक जगह रह के सारा काम कर देगी, उसके लिए बाहर से भी कई प्लेयर्स आएंगे, और ये जो बाहर से प्लेयर्स आएंगे उससे किसका फायदा होगा, एमएसएमई जो काम करते हैं उनका फायदा होगा, और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स का फायदा होगा। तो आप समझ सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी में एक ये बहुत अच्छा बूस्टर आया है। इसका एम क्या है, इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाना और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, से हमारा जो डिपेंडेंस है डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए विदेशों पे उसको हम कम कर सकते हैं। द डिसीजन सपोर्ट, ये जो डिसीजन है क्या सपोर्ट करता है, आत्मनिर्भर भारत को हर जगह अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और कंबाइन करता है, वही चीज है कि डीआरडीओ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है वो इंडिया के जो ग्रोइंग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उसके साथ मिल जाएगी, तो क्या होगा, इंडिया का इंडिजीनियस मिसाइल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज है इसके बारे में, डीआरडीओ किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो मिसाइल की है उसको आगे देने जा रहा है। आप यूं समझिए कि डीआरडीओ अब प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, यानी कि इसमें स्टेक होल्डर्स नहीं आ रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को बूम देगा। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट जो कि चलाया गया है यूएसए के द्वारा।
क्यों? ईरान पे सैंक्शंस लगाने के लिए। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, ठीक है, यानी कि ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म कर देना, उसको पूरा आइसोलेट कर देना। ये सारे काम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? यूएसए के द्वारा, क्योंकि यूएसए और ईरान के बीच में लास्ट लगभग 6 महीने हो गए हैं, युद्ध चल रहा है। यूएसए का कहना है कि ईरान आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दीजिए, और ईरान कहता है कि हम ऐसा चला ही नहीं रहे, हम तो उसको डोमेस्टिक यूज के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन यूएसए ऐसा कहता है कि ईरान, आप जो अपना डोमेस्टिक यूज के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, है ना। तो ईरान ऐसा मना करता है, तो इन दोनों के बीच में बहुत युद्ध हो रहा है। और इसके पीछे और भी कई रीजन है, जिसमें इसराइल का कारण आता है सामने। यूएसए को क्या है, ईरान का क्रूड ऑयल चाहिए, तो ये अलग अलग कारण है। और खमेनी की मौत हो गई थी, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट होती गई, और अब क्या कर रहा है यूएसए? सैंक्शंस तो सारी कंट्रीज पे, पर्टिकुलर कंट्रीज पे लगाता ही जाता है। इंडिया पे भी सैंक्शन लगाने की बात करी, लेकिन यूएसए पर्टिकुलर अब ईरान के लिए एक नियम लेके आया है, एक प्लान लेके आया है, जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। गॉट इट? इसमें और देखते हैं, ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट लेके आया है, इसको कौन लेके आया है? यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट लेके आया है, टू कट ऑफ ईरान फ्रॉम की ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नेटवर्क। ईरान को कट कर देगा ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल नेटवर्क से। इस कैंपेन को अगर एक्सपेंड करें, क्योंकि देखो यूएसए ने काफी लंबे समय से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे थे कि ईरान का क्रूड ऑयल कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन चाइना खरीदता था, रशिया खरीदता था, ठीक है, और भी कंट्रीज खरीदते थे, लेकिन इंडिया नहीं खरीदता था, ठीक है, इंडिया थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदता था। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी सैंक्शंस लगे हुए थे। आप तो ये समझिए कि अब इस सैंक्शंस को और बढ़ा दिया है यूएसए ने, और ईरान के जो 5 मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जो लाइफलाइन है ईरान के लिए, उन पे भी अब सैंक्शन लगने जा रहा है। जिसमें बात करें डिजिटल एसेट्स की, डिजिटल एसेट्स वो दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीजें होगी। एविएशन की बात करें, क्योंकि ईरान के लोगों को अगर दूसरे देश में जाना होगा तो फ्लाइट के थ्रू जाएंगे या फिर शिपिंग लेंस के थ्रू जाएंगे। तो यूएसए ने सैंक्शन इस प्रकार से लगाया है कि ईरान अपना एविएशन और शिपिंग लेंस दोनों को ही दूसरी कंट्री के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता। गोल्ड परचेस नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि किसी भी देश के आप इकोनॉमिक भंडार की अगर बात करें, तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन करेंसी और गोल्ड का होना आवश्यक है, तो वो गोल्ड भी नहीं खरीद पाएगा दूसरे कंट्री से। और टेक्नोलॉजी, आज के डेट में सबसे बड़ा डेटा है, सबसे बड़ी करेंसी वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। ईरान को कोई दूसरी कंट्री टेक्नोलॉजी भी नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखा है यूएसए ने, ताकि वो अपना एडवांसमेंट नहीं कर पाए। नियरली 60 ईरान लिंक्ड इंडिविजुअल, देखो 60 ईरान लिंक्ड इंडिविजुअल्स को इसमें सेंक्शन किया जाएगा। एंटाइटीज एंड वेसल्स वर टारगेटेड इंक्लूडिंग नेटवर्क लिंक टू ऑयल ट्रेड। मेनली जो क्षेत्र रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे? ऑयल ट्रेड की बात करें, मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट की बात करें, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करें। देखो, ऑयल नहीं होगा, ऑयल का ट्रेड नहीं होगा, तो ईरान के पास पैसा ही नहीं आएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट, यानी कि जो मिलिट्री के सामान है वो नहीं ले पाएगा जब ईरान, तो यूएसए से लड़ कैसे पाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी, जितना भी ट्रेड होगा उसका और चीजों में, वो बाहर से भी नहीं ले पाएगा, और यहाँ से भी इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, आप सिंपल वे में ये समझिए, ठीक है। इसकी आप एक बार टाइमलाइन अगर समझेंगे कि ईरान और यूएसए में ऐसा क्या हुआ था, तो आफ्टर द 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन, ईरान में 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। इससे पहले ईरान बहुत एक लिबरल कंट्री था, ठीक है, बहुत ओपन माइंडेड रहता था। वहाँ की महिलाओं के आपने पिक्चर्स देखे होंगे, बहुत खुले विचारों की होती थी, हिजाब नहीं पहनती थी। वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, जिसके बाद ईरान और यूएसए के रिश्ते खराब हो गए, ठीक है। 2015 की अगर बात करें, तो ईरान ने P5+1 कंट्रीज के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जिसका नाम था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो उसके न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए काम करता था, यानी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकता है। P5 कंट्रीज की अगर बात करें, तो इसमें रशिया, यूएसए, रशिया, यूके, जर्मनी, चाइना एंड फ्रांस, ये कंट्रीज आती थी, ठीक है। ये तो होगी आपकी 5, और +1 कौन सी थी? आपकी जर्मनी। इन सभी के साथ इसने डील की थी। लेकिन बाद में 2018 में यूनाइटेड स्टेट ने इस जो एग्रीमेंट है उसे पुल ऑफ कर लिया था, है ना। और उसके बाद ही क्या सैंक्शंस लगा दिए थे? किस पे? ऑयल एक्सपोर्ट्स पे, बैंकिंग पे, शिपिंग पे, पेट्रोकेमिकल्स पे एंड अदर सेक्टर्स पे। और 2025-26 से तो आपको पता ही है कि युद्ध चल ही आ रहा है। और अब क्या करने जा रहा है यूएसए? एक ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट लॉन्च कर दिया है, किसके तहत? जिसमें ईरान को पूरा आइसोलेट कर दिया जाएगा।
द यूएस हैज वाइडेंड द रिस्क ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन। देखो, ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है, ये सीधा बस ईरान पे ही नहीं लगेगा, इसके तहत सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे, यानी कि जो कंट्री ईरान के साथ इन सभी सेक्टर्स में जिसकी हमने बात करी है, चाहे वो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट हो, ऑयल सेक्टर्स हो, या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, उनके साथ काम करेगा ईरान के साथ, तो उन पे भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। यूएसए तो आए दिन आजकल सैंक्शंस लगाता है, इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाने की बातें कर रहा है, क्योंकि इंडिया या रशिया से अपना ऑयल परचेज करता है। तो इस प्रकार के सैंक्शंस होते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी कि एक कंट्री पे तो सैंक्शंस लगेंगे ही, और दूसरे कंट्री जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पे भी सैंक्शंस लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब से ईरान और यूएसए का युद्ध हो रहा है, कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मेजर ट्रेड के पॉइंट्स हैं जहां पे ट्रेड हो रहा है समुद्र में, इसमें बात करें बबल मंदेब की, स्ट्रेट ऑफ हरमुज की, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, इन पे चोक पॉइंट लग गया है, ईरान ने उसको रोक दिया है, यूएसए कह रहा है कि हमारा हिस्सा है, तो ऐसी चीजें हो रही है, इससे पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है। द कैंपेन कुड अफेक्ट, ऑफकोर्स ये जो कैंपेन चलाया गया, इससे क्या अफेक्ट होगा, ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट होगा, वापस से अब ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा, ऑयल मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, ऑयल मार्केट बढ़ेगा कैसे, उसमें महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब ईरान भी क्या है, एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का। एंड वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वाइल रेजिंग कंसर्न फॉर कंट्रीज विद इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक लिंक्स टू ईरान, इंक्लूडिंग इंडिया। देखो, अब इंडिया आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस प्रकार से बैलेंस करते हुए ईरान और यूएसए से आपको रिलेशन मेंटेन करने। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, इंडिया पोस्ट गोज डिजिटल, डाक सेवा एंड डाक मित्रा ऐप। देखो, इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको सबको पता होगा, आपके, आप जहाँ रहते हैं आसपास आपके पोस्ट ऑफिस होगा, या फिर बचपन में आपने कभी देखा होगा कि डाकिया यानी कि पोस्टमैन आपको चिट्ठी देने आता था। ठीक है, कोई बैंक के डॉक्यूमेंट देने आता था, अभी भी देने आते हैं सब। अब इनको क्या कर दिया गया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस धीमे धीमे डिजिटलाइजेशन होता गया है। अब क्या किया जा रहा है, इस डिजिटलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि इसको अपग्रेड किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और इसी के तहत क्या चलाया गया है, दो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, पहली का नाम डाक सेवा और दूसरे का नाम डाक मित्र। ठीक है, ये किसने लॉन्च किए हैं, कैसे लॉन्च किए हैं, आप इसको समझिए। ज्योति आदित्य राय सिंधिया लॉन्च द अपग्रेडेड डाक सेवा एंड डाक मित्रा ऐप एट रंग भवन, कहाँ पे किया है, रंग भवन न्यू दिल्ली में, अलोंग विद 14 रिनोवेटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। ये दो तो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, साथ ही साथ दो 14 रिनोवेटेड पोस्ट ऑफिस को, जो पोस्ट ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग है उनको रिनोवेट किया है, वो नंबर्स में कितनी है, 14। अब हम एक एक करके इस एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। पहले समझेंगे डाक मित्रा के बारे में। डाक मित्रा जो एप्लीकेशन है, किसके फायदे के लिए आई है, पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए आई है, यानी कि इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, डाक मित्रा स्टैंड फॉर मोबाइल इंटरफेस फॉर ट्रांजेक्शन एंड रूरल असिस्टेंस, इज एन इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंडिजीनियस यानी कि हमारे देश में बना हुआ प्लेटफॉर्म है। इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, सीपीटी, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। और ये किसके अंतर्गत किया गया है, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत किया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफिस को डिजिटलाइजेशन करने पे काम किया जाता है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर्स होंगे ये देख पाएंगे कि हम, हमारे पास कितनी मॉनेटरी एक्टिविटी हो रही है, कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, हम रूरल जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पे किसी का हम खाता खुलवाने के लिए कोई बाकी तो नहीं रह गया है, तो ये सारा डाटा किस पे होगा, डाक मित्रा पे होगा। ठीक है, देख लीजिए, इट इनेबल्स पोस्ट स्टाफ एंड ग्रामीण डाक सेवक, किसके लिए है, पोस्ट स्टाफ, पोस्टल स्टाफ के लिए, और ग्रामीण डाक सेवक के लिए, जो मैनेज करेंगे पोस्टल पार्सल, पीओएसबी एंड पीएलआई सर्विसेज थ्रू अ यूनिफाइड एंड सिक्योर डिजिटल इंटरफेस। गॉट इट। अब हम देखेंगे डाक सेवा के बारे में। अब ये जो डाक सेवा ऐप है, ये 24/7 इसका एक्सेस रहने वाला है। ठीक है, और इसमें मेनली किसको टारगेट किया गया है, सिटीजन फोकस्ड रहेगा ये, यानी कि नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली एक ऐप रहेगी ये। इससे क्या होगा, आप अपना कोई भी ऑर्डर होगा, चाहे वो पार्सल आने वाला होगा, कैसे होगा उसको ट्रैक कर पाएंगे, बुकिंग्स आपके लिए इजी हो जाएगी, कंप्लेंट्स आप 24/7 दर्ज कर पाएंगे, पोस्ट ऑफिस में आप जा पाएंगे, पता कर पाएंगे कि कौन से एरिया में पोस्ट ऑफिस से कितनी दूर पे है, उसमें जीपीएस लोकेशन होगी, ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और पिन कोड देख पाएंगे कि हमारा एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड क्या है, या हमें कोई पर्टिकुलर एरिया में हमारा पार्सल भेजना है तो वहाँ पे पिन कोड क्या है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स कर दी जाएगी, एंड अदर पोस्टल सर्विसेज दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे हम बात करें कि अंडमान निकोबार में जो रिमोट एरियाज हैं, या बात करें लद्दाख के रिमोट एरियाज, तो वहाँ पे भी तो कोई व्यक्ति रहता है ना, तो वहाँ पे
इन चीज़ों को पहुँचाने के लिए ये सब कैसे किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया गया है थ्रू दी ऐप फ्रॉम डाक सेवा। ठीक है, ये किसमें अवेलेबल है, ये 23 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है थ्रू भाषिनी। भाषिनी का काम, भाषिनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका काम ये होता है कि भारत के लोगों को उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके द्वारा डिजिटलाइजेशन में सुविधा इजिली हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, जो ये एप्लीकेशन लाए हैं, लॉन्च किए हैं, उसमें कैसे काम कर सकते हैं आप, इसमें 23 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। इसके लिए कौन काम कर रहा है, आपका भाषिनी काम कर रहा है। इस एम का जो एम है, इम्प्रूव करना है डिजिटल एक्सेस करना, रूरल आउटरीच करना एंड लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, यानी कि आखिरी छोर पे भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उस पर सर्विसिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, मेकिंग इंडिया पोस्ट मोर सिटीजन सेंट्रिक। पोस्ट सर्विस को किसको बनाया गया है, सिटीजन सेंट्रिक, यानी कि नागरिकों के देखभाल के लिए या नागरिकों के इजी के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, गोरखा इशू सेंटर मूव्स टुवर्ड्स अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक समझिए, गोरखा इशू स्टार्ट हुआ है। जब भी आप गोरखा की बात करेंगे तो आपके माइंड में क्या आता है, सबसे पहले तो गोरखा की जब बात करते हैं तो आपके माइंड में आता है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की एक यूनिट है जिसका नाम है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, तो इंडियन आर्मी के साथ भी एक नाम याद आता है आपको, सैम मानिकशा। फील्ड मार्शल सैम मानिकशा ने ये कहा था कि अगर कोई आपसे ये बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो कौन है, वो गोरखा है। ठीक है, गोरखा की बात करें तो ये एक नेपाल की एथनिक कम्युनिटी है, लेकिन ये कहाँ पे भी रहती है, ये इंडिया में भी रहती है। इंडिया के वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाले एरिया में रहती है, और वेस्ट बंगाल से जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल से नॉर्थ साइड में आता है। ठीक है, तो वहाँ काफी लंबे समय से किस बात की डिमांड की जा रही है कि हमें हमारा एक ऑटोनोमस रीजन दीजिए, हमें हमारी पहचान दीजिए। और ये अभी से ही नहीं चला आ रहा, ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। और अब इसमें एक पूरा फ्रेमवर्क करके इसको सॉल्यूशन लेने के लिए क्या किया है, अमित शाह ने बोला है कि हम इसको बहुत जल्दी, हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने बोला है कि इस पे हम बहुत जल्दी सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, क्या न्यूज़ है, कैसे, इसको पढ़ते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आफ्टर अ स्टेक होल्डर मीटिंग इन सिलगुरी ऑन 27 अगस्त 2026। देखो, सिलगुरी में एक स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो भी इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को, गोरखास को और वहाँ पे और भी ट्राइबल यूनिट्स रहते हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। और उन सभी ने कहाँ पे, सिलगुरी में एक मीटिंग करी है अमित शाह के साथ। और अमित शाह ने अनाउंस किया है कमिटी टू वर्क टुवर्ड्स अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर गोरखा इशू। गोरखा का जो अलग से रीजन चाहिए, उनको आइडेंटिटी का चाहिए, इनका जो कंसर्न है उसका एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलने वाला है। इसके लिए हमने क्या करा है, एक कमेटी का अ, निर्माण किया है। इस कमेटी को कौन चेयर करेगा, पंकज कुमार सिंह, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, बीएसएफ के हेड भी रहे हैं और करंटली इंटरलोक्यूटर हैं। ठीक है, अब ये पंकज कुमार सिंह का नाम क्यों आया है, आप ये समझिए। पंकज कुमार सिंह का अगर अपन पोर्टफोलियो देखेंगे तो पहले ये क्या है, बीएसएफ के भी हेड रहे हैं और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। यानी कि ये जो मुद्दा है, गोरखा इशू, तो ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, इंडिया के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करें, इंडिया के नेपाल से रिलेशन कैसे रहेंगे, क्योंकि एक बार अगर वहां पे ये चीज करने दे दी तो बाद में क्या होगा, नेपाल का इन्फ्लुएंस हो सकता है वहां बढ़ जाए। और नेपाल भी क्या करता है, इंडिया की बहुत सारी ऐसी जगह है जिसको क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है। तो इंडिया का जो भौगोलिक भाग है वो हो सकता है बाद में नेपाल में चला जाए। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी को जो चेयर कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, पंकज कुमार सिंह। और ये फाइनलाइज करेंगे मॉडल। इंटरलोक्यूटर का मतलब ये समझ लीजिए कि जो प्लेयर है, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है, उनसे और सरकार के बीच में जो काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं बात कराने का, वो पंकज कुमार सिंह ही कर रहे हैं। द डिस्कशन द डिस्कशन फोकस्ड ऑन द हिल पीपल्स डिमांड फॉर द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे डिमांड, इनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस के लिए एंड रिकॉग्नाइजेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या अभी इनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, नहीं है, अभी एज अ नॉर्मल सिटीजन है, लेकिन ये चाहते हैं कि अदर ट्राइबल कम्युनिटीज को अलग से सुख सुविधा दी जाती है, अलग से प्रोविजन दिए जाते हैं, वैसे ही हमको दिए जाए। इसकी टाइमलाइन को समझेंगे
तो 1980s के टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगे होते हैं, किसके लिए? ये गोरखा रीजन के लिए, ठीक है। और वहाँ पे लगभग 120 लोगों के ज़्यादा की मृत्यु हो जाती है, तो एक तरीके से बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसके बाद 1988 में क्या हुआ, ये जो मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के समय से, उसके बाद 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल स्टेब्लिश कर दी गई, ठीक है। और फिर 2011 में आफ्टर एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, द गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। जीटीए एक्ट इनेक्ट किया गया। किस किस के बीच में एग्रीमेंट था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच में। 2012 की बात करें तो ये जीटीए एग्रीमेंट था, ये फंक्शन हो रहा था और प्रोवाइड कर रहा था एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द दार्जिलिंग कालिम्पोंग हिल एरिया। ये कौन सा एरिया आता है जहाँ पे ये अपने एरिया की बात कर रहे हैं, ऑटोनोमस रीजन की बात कर रहे हैं, जो कि आपके गोरखाज हैं। तो वो एरिया है आपका दार्जिलिंग कालिम्पोंग हिल एरिया। 2026 की बात करें तो क्या किया है, एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की बात की है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, ठीक है। द प्रपोज सॉल्यूशन विल बी डेवलप्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। देखो, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही निकलेगा, ऐसा नहीं है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा या कुछ ऐसी चीजें की जाएगी जिसके बाद ही आपको अलग से सुख सुविधा मिले, ठीक है। जो भी काम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत होगा। वाइल द सेंटर हैज आल्सो प्रॉमिस टू कंसीडर अदर कम्युनिटी डिमांड्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट। देखो, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर्टिकुलर एरिया में पूरे गोरखाज ही रह रहे हैं, वहाँ पे अदर ग्रुप्स भी रह रहे हैं जिसमें ट्राइबल लोग भी होंगे, नॉर्मल सिटीजन भी होंगे। तो उनका ये मानना है कि हम इसको गोरखा लैंड क्यों बनाने दें, गोरखा रीजन क्यों बनाने दें, हम तो इंडिया इंडिया का पार्ट और वेस्ट बंगाल का पार्टी होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल का भी इस पे ये स्टांस रहा है कि हम हमारे स्टेट में से कुछ रीजन क्यों अलग होने दें, ठीक है। तो स्टेट का इश्यू हो जाता है, लोकल सिटीजन्स का इश्यू हो जाता है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है, पॉलिटिक्स के इश्यू हो जाते हैं। तो ये काफी बड़ा इश्यू है गोरखा इश्यू जो बना हुआ है। द इनिशिएटिव इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये जो इनिशिएटिव है ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। फेडरलिज्म आपको पता है कि सेंट्रल और स्टेट में, यानी कि दो बड़ी पावर्स में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, लेकिन मेनली जो पावर होती है किसके अंतर्गत होती है? सेंट्रल के पास होती है। गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दार्जिलिंग नियर द सिलगुड़ी कॉरिडोर। देखो, ये जो सिलगुड़ी कॉरिडोर है आपको पता है ये क्या करता है? ये, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, ठीक है। चिकन नेक चाइना बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, क्योंकि ये एक ऐसी, यूं बोलते हैं कि बहुत पतली सी गर्दन है, अगर इसको हमने पकड़ लिया तो इंडिया को पूरा जो उसका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसको हम कट ऑफ कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी स्टेट से कट कर दिया जाएगा। और इंडिया के लिए अगर सिक्योरिटी की बात करें या इंटीग्रिटी की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है ये। इसीलिए यहाँ पे एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अगर हॉस्टाइल हो जाएंगे और उनके मन में सरकार के प्रति हेटेड फीलिंग आ जाएगी, तो क्या करेंगे? वो दुश्मन देश को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको तो क्या चाहिए? उनको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, उनको अपनी एथनिसिटी ग्रुप है उसमें एक वैलिडेशन चाहिए। तो ये सारे काम किसके अंतर्गत होंगे? गोरखा इशू जो है उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत सुलझाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। नीति आयोग रिपोर्ट री इमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत 2047। देखो, इंडिया का एम है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें क्या बताया है वो हम सारी चीजें देखते हैं। नीति आयोग की जो रिपोर्ट रिलीज की है उसका नाम है री इमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत। ये एक रोड मैप है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं एजुकेशन को, स्किल्स को, एम्प्लॉयमेंट को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फॉर डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। ये सारे कनेक्ट होते हैं किसमें? री इमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत। बेस्ड ऑन द नेशनल सैंपल सर्वे 78th राउंड, जो देखो नेशनल सैंपल सर्वे होता है उसका 78th राउंड का 2021 का एक डाटा है, उसको कंसिडरेशन करते हुए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसका एस्टिमेशन है कि 8.7 करोड़ यूथ जो कि 15 से 29 की एज का है वो आता है नीट की कैटेगरी में। नीट कोई मेडिकल एग्जाम नहीं है, ये क्या है? ये ऐसा, इसकी फुल फॉर्म आप यूँ समझिए कि नीट का मतलब कि ऐसे बच्चे, ऐसा यूथ जो 15 से 29 साल का है और वो ना तो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है और ना ही ट्रेनिंग में है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। वो कौन से हैं? 8.7 करोड़ है। ये 2021 का डाटा लिया गया है।
However, Niti Aayog clarified that this figure should not be treated as the unemployment count. इसको आप अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या है कि मेडिकल इश्यूज की वजह से भी व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, कभी कभी डोमेस्टिक वर्क की वजह से भी वो बाहर काम नहीं करता है, ऐसा भी होता है कि उसकी विलिंगनेस ही नहीं है, यानी कि वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, वो जॉब ही नहीं ढूंढ रहा है। ऐसे व्यक्ति भी इसमें शामिल है जो 8.7 करोड़ में आ रहे हैं। नीति आयोग की बात करें तो ये 2015 में जो नई गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद आया, और इसने किसको, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और इसके हेड कौन होते हैं? इसके होते हैं हेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और ये इंडिया के जो भी विजन होता है उसको प्लान करके उसके अंतर्गत ही काम करती है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड अ मेजर employability gap with only 8.25% of graduates working in roles aligned with their qualification, showing a weak education to job connection। देखो क्या होता है इंडिया में, इस डाटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट तो बहुत निकल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के बाद उसको उसी स्ट्रीम में जॉब मिल जाए, ये बस 8.25% ग्रेजुएट्स के साथ ही हो रहा है। यानी कि आप यूँ समझिए कि 100 बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें से लगभग 8 से 9 बच्चों को ही उस स्ट्रीम में जॉब मिल रही है। बाकी के जो 91 या 92 स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब किस में करनी पड़ रही है? उनको किसी भी अदर सेक्टर में जॉब करनी पड़ रही है। ठीक है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो यही वो रीज़न है। आप इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करके आप क्या कर रहे हैं? आप टीचर बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इस डाटा में आती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वोकेशनल एजुकेशन रिमेन्स लिमिटेड। देखो अब आगे आने वाले समय में क्या होगा कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो लिमिटेड है। अब आने वाले समय में ये होगा कि 1 साल से कम की, या फिर 12 सेकेंडरी स्कूल ये ऑफर ऑफर करेगा वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसमें बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अंतर्गत रखते हुए ये काम किया जाएगा। ऑल द ओवर 7.67 करोड़ पीपल हैव बीन ट्रेंड सिंस 2014-15। द रिपोर्ट्स कॉल द स्किल फ्रॉम क्लास 6। देखो क्लास 6 से ही यहाँ पे स्किल का ट्रेनिंग दे दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग कब से मिलेगी? क्लास 9 से। और अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग मिलेगी वो भी मिलेगी, चाहे बात करें स्किल फर्स्ट हायरिंग की, टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट आउटकम। ठीक है। तो मतलब क्या होगा, कुछ नहीं है कि बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, अप्रेंटिसशिप मिलेगी। ये सब किसके तहत मिलेगा? ये जो गैप है, जो नीट के थ्रू ये गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए। आप ये बात याद रखिएगा, नीट स्टैंड फॉर व्हाट? नीट देख लिया हमने किसके लिए स्टैंड करता है, और नीति आयोग की रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? री इमेजिनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आज की, गर्भिणी मित्रा कोर्स, आयुर्वेदा बेस्ड मटर्नल वेलनेस सपोर्ट। गर्भिणी यानी कि एक ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट होती है, मित्रा यानी कि उसके उस समय में जो मित्र बनेगी, यानी कि उसको सपोर्ट करेगी, उसके लिए एक कोर्स चलाया जाएगा। किसके द्वारा? आयुर्वेद के द्वारा। और ये किसको करेगी? मटर्नल वेलनेस सपोर्ट, यानी कि माँ बनने के बाद किस तरीके से उसका वेलनेस हो, उसकी हेल्थ में वेलनेस हो, उसको किस प्रकार से सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो देख लेते हैं इस न्यूज में क्या है। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली हैज लॉन्च द 6 मंथ ऑफलाइन गर्भिणी मित्रा कोर्स। 6 महीने का एक ऑफलाइन गर्भिणी मित्रा कोर्स है जो कि चलाया जा रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा फॉर द 2026-27 एकेडमिक सेशन। द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ, देखो इसमें कौन कौन से 3 कंसेप्ट की बात हो रही है इस पूरे प्रोग्राम में जो 6 महीने तक चलेगा। जो पहला है गर्भधाना विधि, जो होता है कि प्रेगनेंसी से पहले के टाइम पे। ठीक है। गर्भानी परिचया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान का ये समय होता है। और लास्ट वन इज सुति का परिचार्य। इसका मतलब होता है बच्चा पैदा होने के बाद जो समय होता है उसी को बोलेंगे आयुर्वेदा में सुति का परिचार्य। कवरिंग प्री कंसेप्शन, प्रेगनेंसी एंड पोस्टल केयर। गॉट इट, हमने बात कर ही ली है। पार्टिसिपेंट्स विल रिकवर पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव ट्रेनिंग इन डाइट। उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी कि डाइट कैसी होनी चाहिए, जो भी गर्भ धारण करी हुई महिला होती है, या फिर गर्भ धारण करने से पहले महिलाओं को, आजकल क्या होता है बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, जिससे प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इन जो गर्भिणी मित्रा कोर्स है इसके तहत क्या किया जाएगा,
ऐसी ज्ञान दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार की डाइट लेनी है, लाइफ़स्टाइल कैसे रखनी है, उसमें किस प्रकार से आप मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कौन-कौन से ऐसे योगा होंगे जो सेफ़ली रहेंगे, नहीं तो ऐसे योगा नहीं करें जिससे प्रेगनेंसी पे दिक्कत आ जाए। इमोशनल सपोर्ट किस प्रकार का होना चाहिए परिवार की तरफ से, न्यूबॉर्न जो बेबी होगा उसकी टेक केयर कैसे करेंगे और बेसिक लाइफ़ सपोर्ट किस प्रकार का होगा, ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें ये जो कोर्स है क्या एम करता है, ये क्रिएट करता है नॉन क्लिनिकल मैटरनल हेल्थ सपोर्ट वर्कर्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो डेली के चेकअप कराने जाते हैं, हर महीने के चेकअप कराने जाएगी जो महिलाएँ, जो मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस करी वो बंद नहीं होंगे। ये क्या है, एक नॉन क्लिनिकल मैटरनल हेल्थ है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष के पास इस बात की जानकारी होगी कि गर्भधारण किस प्रकार से होगा, गर्भधारण के समय आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, क्या-क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपका बिहेवियर रहना चाहिए और बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बच्चे दोनों का ख्याल किस प्रकार से रखा जाएगा, इन सारी बातें इस कोर्स में बताई जाएगी, ठीक है? द इनिशिएटिव विल स्ट्रेंथन, ये जो इनिशिएटिव है स्ट्रेंथन करेगा कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर व्हाइल कॉम्प्लीमेंटिंग, ये कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, ना कि रिप्लेस करेगा किसको, जो कि रेगुलर क्लिनिकल चेकअप्स होते हैं और क्वालिफाइड मेडिकल केयर्स होती है, उनको रिप्लेस नहीं करेगा, उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर आप पोहा खा रहे हैं, तो पोहा में नमकीन डल गया, तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा के साथ आपको कोक मिल गया, तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? तो यही गरबानी मित्रा कोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आज की न्यूज़, चैट जीपीटी फॉर टीन्स, स्ट्रॉन्गर एआई सेफ्टी फॉर यंग यूजर्स। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है, नए-नए आविष्कार होते हैं, तो ये मनुष्य की सुविधा के लिए होते हैं। इससे ह्यूमन लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। लेकिन इसके एडवांटेजेस के साथ-साथ कई बार डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो चैट जीपीटी है या फिर अदर सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब बच्चे भी इसका कहीं अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने लगे। बच्चे मतलब बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वो कभी-कभी गलत डायरेक्शन में भी चीज़ों को सर्च कर लेते हैं, चाहे वो सेक्सुअल कंटेंट हो या फिर बात करें अदर वायलेंट कंटेंट या फिर अदर ऐसा कंटेंट जो चैट जीपीटी के थ्रू या फिर अदर सर्च इंजन के थ्रू बच्चों के लिए हानिकारक होता है। बच्चे क्या करते हैं, इतना लोनलीनेस फील करते हैं कि अपने पार्टनर्स ढूँढ रहे हैं इसमें चैट जीपीटी के थ्रू या अदर सर्च इंजन्स के थ्रू। इसमें क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स ढूँढ रहे हैं, उनसे लंबे-लंबे समय तक बात कर रहे हैं और अपने दिमाग को बहुत अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अब अब जो चैट जीपीटी करेगा बस ये, ओपन एआई ने लॉन्च किया है चैट चैट जीपीटी के साथ कि जो टीन्स होंगे यानी कि 13 से 17 साल के जो किशोर होंगे, उनके लिए 18 अगस्त से एक ऐसा नियम लाया जाएगा, जिससे पता लगा दिया जाएगा कि ये बच्चा है कि नहीं है। यानी कि 13 से 17 साल का है कि नहीं है। 18 प्लस अगर वो नहीं है, तो उसका सर्च इंजन इसी प्रकार से काम करेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा, वो ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल रिज़ल्ट आएगा, चाहे 70 साल का व्यक्ति कोई चीज़ सर्च कर रहा हो, तो वैसा रिज़ल्ट नहीं देगा। बच्चों के अनुसार नया रिज़ल्ट देगा क्योंकि अ, ये कर क्या रहा है, इसमें एक डाटा फ़ील्ड होता है चैट जीपीटी में, पूरी दुनिया की नॉलेज लेने के बाद, जितनी भी उसके बाद नॉलेज होगी, उसके बाद हम जो भी इनपुट देते हैं, उसका वो रिज़ल्ट देता है। तो अब क्या करेगा, उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन आ गया है कि बच्चों के दिमाग के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है? हम उन यूजर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूजर्स आइडेंटिफाई एज अंडर 18 थ्रू देयर स्टेटेड एजेस वेरिफाइड एज एंड एज प्रिडिक्शन सिस्टम। देखो, या तो पहले वहाँ पे जब भी वो उसमें अपना मेल आईडी डालेगा या उसमें लॉगिन करेगा तो पता लग जाए, वहाँ पे एक पॉपअप होगा कि आप 18 प्लस है कि नहीं है। अगर उसने उसको भी सरपास कर दिया कि मैं तो 18 प्लस हूँ, तो वहाँ क्या करेगा, वो जिस प्रकार से बातें करेगा, तो चैट जीपीटी वैसे ही अनुमान लगा लेगा कि इसकी एज 18 से कम है और वैसे ही उसको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। द प्लेटफॉर्म सप्लाइज स्ट्रिक्टर सेफगार्ड्स फॉर सेंसिटिव एरियाज सच एज, देखो किस किस चीज़ों के बारे में बात होती है इसमें, सेल्फ हार्म, वायलेंस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, डेंजरस एक्टिविटीज एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एंड ग्राफिक कंटेंट, ठीक है? इन सभी को लेके आजकल चाहे पूरे वर्ल्ड का युवा हो, किशोर अवस्था के टीम्स हो, ये गलत काम कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रॉम्प्ट healthier AI used through study mode, homework reminders, break reminders, sensitive images, warning and learning focus tools। देखो बच्चे हैं तो बच्चों के अनुसार अनुसार ही काम होना चाहिए, तो क्या काम होंगे इसमें, स्टडी मोड पे काम होगा, होमवर्क रिमाइंडर्स दिए जाएंगे, ब्रेक रिमाइंडर्स दिए जाएंगे, सेंसिटिव इमेजेस वार्निंग दी जाएगी और लर्निंग फोकस टूल्स बताए जाएंगे। ये किसके लिए है, 18 प्लस जो नहीं होंगे उनके लिए। अब इसमें एक ये दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी जो युवा व्यक्ति है यानी कि 18 प्लस से ज़्यादा व्यक्ति है, उसको ही बच्चा समझ के वो वैसा रिजल्ट देगा। लेकिन
अगर वो ऐसा रिजल्ट देगा, यानी कि चैट जीपीटी जब ऐसा रिजल्ट देगा तो वापस से आप जाके उसको बताइए कि मैं 18+ हूँ और आपको ऐसा रिजल्ट नहीं देना। इससे क्या होगा, लिंक्ड पेरेंट्स कैन यूज पेरेंटल कंट्रोल, quit hours and limited safety notification, making the launch a significant step towards responsible AI and online child safety। ठीक है, जो एआई का इस्तेमाल है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए, उसमें ऑनलाइन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी भी होनी चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स को भी साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं और आज की आखिरी न्यूज़ देखते हैं। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1948 से काम कर रहा है, और ये 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 से इसमें स्थापना हो गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में बोल दिया। डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है कि 5 अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे खत्म हो गया है पोलियो टाइप 2 का आउटब्रेक। आउटब्रेक यानी कि रुक रुक के अगर कोई भी बीमारी चल रही है तो उसको क्या है, पूरी तरीके से ही खत्म हो गई है, उसी को आउटब्रेक बोलेंगे। WHO रीजनल ऑफिस फॉर अफ्रीका कंफर्म द क्लोजर ऑफ पोलियो वायरस टाइप 2 आउटब्रेक इन कौन कौन सी कंट्री है, ब्रुंडी, घाना, गुइना बिसो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा ऑन 19 अगस्त 2026। ठीक है, देखो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन पोलियो वायरस का जो टाइप 2 है वो धीमे धीमे आता जा रहा था। अब ये जो अफ्रीकन ऐसी गरीब कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो मेडिकल सुविधा है वो इतनी अच्छी नहीं है, और बच्चों में ये कहीं ज़्यादा होता है, जिसको नाम है पोलियो। आप भी बचपन में जाके पोलियो की ड्रॉप पी के आए होंगे। इससे क्या होता है, पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है, बच्चा मर भी जाता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स असेसमेंट टीम conduct assessment between January and June 2026 and found sufficient evidence that transmission had stopped। ठीक है, ट्रांसमिशन इसका स्टॉप हो गया है, ये सारी बातें की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। असेसमेंट की और बात करें तो डिजीज का सर्विलेंस किया गया था। ये असेसमेंट कैसे किया गया है, इसमें डिजीज का सर्विलेंस किया गया है, लेबोरेटरी एविडेंस देखे गए हैं, एपिडोमायोलॉजिकल डाटा देखा गया है, पॉपुलेशन इम्यूनिटी देखी गई है, और वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया है थ्रू आउट द जनवरी टू जून 2026। The 5 countries strengthened routine immunization, rapid detection, laboratory system, community engagement, and targeted vaccination campaigns to interrupt transmission। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोगों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। द माइलस्टोन एडवांस अफ्रीका पोलियो इराडिक्शन एफर्ट्स। देखो, अफ्रीका से पोलियो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, और अफ्रीका से समाप्त नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका का प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो उसके थ्रू भी ये पोलियो आ सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि पूरे विश्व से ही पोलियो समाप्त हो जाए। ठीक है, और ये चाहे इंडिया के लिए बात हो, चाहे पूरे विश्व की बात हो, चाहे अफ्रीका के लिए बात हो, ये तब अच्छा होगा जब बच्चे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने आज की सारी न्यूज़ को कवर कर लिया है, 8 की 8 न्यूज़ को कवर कर लिया है, और आज का हमारा एमसीक्यू रहेगा, विच US States Assembly adopted a resolution recognizing November 8, 2026 as दिवाली डे। यूएसए के कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी असेंबली में 8 नवंबर 2026 को जो हमारी दिवाली आने वाली है उसको दिवाली डे कंसिडर किया गया है। ऑप्शंस आर टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क एंड फ्लोरिडा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और भी आपके कोई रिव्यूज होंगे, फीडबैक होंगे, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।